राधे राधे दोस्तों मेरा नाम लवेश खंडेलवाल है और आज हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी छोटी सी। आपने कहीं से भी पहले ये टॉपिक पढ़ रखा हो, लेकिन एक बार आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। तो आइए जानते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं। तो इस पूरी टर्म में हमको सबसे पहले मीनिंग जानना होगा कि रिडम्पशन किसे कहा जाता है। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। कोई भी कंपनी जब नई नई शुरू होती है तो उसको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है। कंपनी कैपिटल कहाँ से अरेंज करती है? शेयर्स इशू करके। किसको? आम जनता को, जिसको अपन बोलते हैं पब्लिक इशू। आम जनता शेयर्स के बदले में कंपनी को क्या देती है? पैसा, जिससे कंपनी अपना व्यापार कंटिन्यू कर सके। ठीक है। अब ये रिडम्पशन किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, रिडम्पशन इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन है, अपोजिट सिचुएशन है। सॉरी, अपोजिट सिचुएशन कैसे है? फॉर एग्जांपल, ये कंपनी है, ये है शेयर होल्डर। इशू करते टाइम कंपनी ने क्या किया था? कंपनी ने आम जनता को अपने शेयर्स इशू किए थे और उसके बदले में उनसे पैसा लिया था। ठीक है। और जबकि हम रिडम्पशन में क्या करेंगे? जस्ट इसका अपोजिट, अर्थात जो कंपनी है वो शेयर होल्डर से अपने शेयर्स को वापस ले लेगी और उसके बदले में उनको भुगतान करेगी। इसको क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अपना इक्विटी शेयर एंड अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। जब भी कंपनी को आम जनता से अपने इक्विटी शेयर्स वापस लेने होते हैं तथा उसके बदले में उनको भुगतान करना होता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं हम? बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है। और जब सेम सिचुएशन हमको प्रेफरेंस शेयर्स के साथ करनी होती है, अर्थात जब कंपनी आम जनता से प्रेफरेंस शेयर्स वापस लेकर उनको उसके बदले में भुगतान करती है, तो इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर, दोनों में हम काम तो एक ही कर रहे हैं, फिर दोनों का नाम अलग अलग क्यों पड़ा? तो आइए जानते हैं। इक्विटी शेयर्स का जो बाईबैक होता है वो ऑप्शनल होता है, ये बात आप याद रखिएगा। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन होता है वो कंपलसरी होता है। दैट मीन्स अगर कंपनी बायबैक करती है तो शेयर होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है, या तो वो शेयर अपने कंपनी को दे दे, या अगर वो चाहे तो उसके लिए मना भी कर सकता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के कंडीशन में ऐसा है नहीं, क्योंकि कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है उसको रिडम्पशन की कंडीशन को मानना ही होता है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम 20 साल के लिए ही इशू किए जाते हैं। यानी 20 साल बाद उनका रिडम्पशन करना ही होता है, अर्थात 20 साल के अंदर अंदर उनका रिडम्पशन करना ही होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी है, अर्थात कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 20 साल से ज़्यादा के लिए इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन लिखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनियां, इन कंपनियों को ये छूट होती है कि ये लोग 20 साल से ज़्यादा के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो मैक्सिमम 20 साल की ही लाइफ होती है प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है। और ये जो मैच्योरिटी का टाइम होता है वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करते टाइम ही बता देती है कि प्रेफरेंस शेयर आने वाले टाइम में कब मैच्योर होगा। तो आइए हम जानते हैं, दोबारा हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर के लिए कंपनी क्या करती है? बायबैक। और प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी क्या करती है? रिडम्पशन। बायबैक क्या होता है? बायबैक शेयर होल्डर के हैंड में ऑप्शनल होता है। अगर शेयर होल्डर चाहे तो वो कंपनी को अपने शेयर दे सकता है, और अगर वो नहीं चाहे तो वो अपने कंपनी को अपने शेयर्स नहीं दे सकता।
ठीक है, जबकि रिडम्पशन कंपलसरी होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 20 साल की ही होती है। 20 साल के अंदर अंदर उनका रिडम्पशन अर्थात शोधन करना ही पड़ता है। तो इसलिए इसको बायबैक कहा जाता है और इसको रिडम्पशन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम इसको और थोड़ा क्लैरिटी से समझते हैं एक बैलेंस शीट के माध्यम से। आइए अब हम एक बार रिडम्पशन से पहले इसका डेट इक्विटी रेशो चेक करते हैं। डेट मतलब टोटल ऋण, कंपनी ने टोटल कर्जा कितने का ले रखा है। तो हमारे पास जैसे दिख रहा है हमको बैलेंस शीट में 90 लाख रुपीस, और टोटल शेयर कैपिटल कितनी है हमारे पास 30 लाख। तो हमारा डेट इक्विटी रेशो कितना आया 3 टाइम्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंपनी के मालिकों ने टोटल पूंजी लगा रखी है उसके 3 गुने के बराबर कंपनी ने बाहर से कर्जा लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने अपनी पूंजी लगा रखी है 30 लाख, इसका 3 गुना अर्थात 90 लाख रुपए कंपनी ने बाहर से अर्थात आउटसाइडर से उधार लिए हैं। तो अब एक बार हम रिडम्पशन के बाद डेट इक्विटी रेशो चेक करते हैं। तो जब हम रिडम्पशन कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हट जाएगी, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गई ना। हमने जब शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, उनसे प्रेफरेंस शेयर वापस ले लिए, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे जो टोटल कैपिटल बची वो 20 लाख रुपीज़ बची। तो एक बार रिडम्पशन के बाद भी हम डेट इक्विटी रेशो चेक करते हैं। तो हमारे पास टोटल डेट है 90 लाख, और अब हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल बची 20 लाख। अब हमारा जो डेट इक्विटी रेशो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4.5 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि रिडम्पशन के बाद जो शेयर कैपिटल बच रही है उसका 4.5 गुना हमने कंपनी मतलब अर्थात कंपनी ने आउटसाइडर से कर्जा लिया हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि रिडम्पशन से पहले कंपनी के पास लोन कितने का था, अर्थात कंपनी के क्रेडिटर्स कितने के थे 90 लाख रुपीस के। उसके ऊपर कंपनी को सिक्योरिटी कितनी मिली थी 20 लाख और 10 लाख, मैं रिडम्पशन से पहले की बात कर रहा हूँ। तो 20 लाख तो इक्विटी शेयर थे और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो क्रेडिटर्स को जो टोटल क्रेडिटर्स थे 90 लाख के, उनको उस पर 30 लाख की सिक्योरिटी मिली हुई थी। अर्थात अगर कंपनी कुछ ना भी कमाए तो उनको ये विश्वास था कि जो कंपनी के जो मालिकों ने जो पूंजी लगा रखी है 30 लाख रुपए, वो तो कम से कम हमको मिलेंगे। लेकिन रिडम्पशन के बाद क्या हुआ, रिडम्पशन के बाद 10 लाख रुपए से इनकी सिक्योरिटी कम हो गई, अर्थात इनकी सुरक्षा कम हो गई 10 लाख रुपए से। तो क्या क्रेडिटर्स ऐसा होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये क्रेडिटर्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशो अगर हाई होता है तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि उसने आउटसाइडर से बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ होता है। कोई भी जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी में पैसा तभी लगाता है जब वो डेट इक्विटी रेशो चेक कर लेता है, और जो आइडल डेट इक्विटी रेशो होता है वो 1 से नीचे ही रहना चाहिए, तभी कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो अब इस सिचुएशन को देख के आप बताइए कि जो क्रेडिटर्स रिडम्पशन से पहले 90 लाख के थे, उनको 30 लाख रुपए की सिक्योरिटी मिली हुई थी रिडम्पशन से पहले, वो रिडम्पशन के बाद अब सिर्फ 20 लाख की रह गई है। क्या 10 लाख से क्रेडिटर्स की सुरक्षा कम नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। तो क्या क्रेडिटर्स ये रिडम्पशन होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो इसके लिए अब कंपनी को क्या करना चाहिए?
अब इसके लिए कंपनी को ये करना चाहिए कि ये जो 10 लाख रुपीस गए हैं उसको उसकी पूर्ति वापस हो जाए, यानी ये 10 लाख रुपीस वापस आ जाए। तो ये 10 लाख रुपीस कैसे आएंगे? अब इसके दो मेथड है, तो आइए अपन देखते हैं। इसका जो पहला मेथड है वो है या कि आप नए शेयर्स इशू कर दो, नए इक्विटी शेयर इशू कर दो। तो हम सपोज करते हैं कि हमने 10 लाख रुपए के न्यू इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। जब हम नए इक्विटी शेयर इशू कर देंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 30 लाख रुपीस। तो जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो पहले 3 टाइम्स आ रहा था वो वापस 3 टाइम्स ही हो जाएगा, क्योंकि हमारी टोटल शेयर कैपिटल वापस 20 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई है। अर्थात 10 लाख रुपए के हमने नए शेयर इशू कर दिए, तो वो जो टोटल शेयर कैपिटल रिडम्पशन के बाद 20 लाख की थी वो वापस 30 लाख की हो गई है, जिससे कंपनी के क्रेडिटर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उनकी सुरक्षा यथावत बनी हुई है। आपको आ रही है बात समझ में? और दूसरा इसका मेथड है कि हमारे पास जो रिजर्व बचा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजर्व बचा हुआ है, P&L अकाउंट जो बचा हुआ है हमारे पास, उससे हम एक निश्चित अमाउंट निकाल के CRR, जिसको बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व, ठीक है, 15 लाख रुपए में से हमको निकालने कितने थे? हमारे पास जो टोटल हमारी कैपिटल थी, सपोज करते हैं हमको जो 10 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है, वो हम टोटल इससे P&L अकाउंट से करेंगे। कैसे करेंगे कि P&L अकाउंट से हम जो पैसा है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना रुपए? 10 लाख रुपए का हमको रिडम्पशन करना है, तो हम 10 लाख रुपए P&L अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट 15 लाख का था, जो रिडम्पशन से पहले हम पूरा 15 लाख रुपए डिविडेंड दे सकते थे, उसमें से 10 लाख रुपए लॉक हो गए। लॉक कैसे हो गए? अब इसका यूज़ सिर्फ रिडम्पशन के लिए ही किया जा सकता है। ये जो 10 लाख रुपए हैं इसका यूज़ सिर्फ रिडम्पशन के लिए ही किया जा सकता है, और जो बाकी 5 लाख रुपए बच रहे हैं 15 लाख में से, उसका यूज़ हम डिविडेंड देने में कर सकते हैं। तो ये जो 10 लाख है इसका यूज़ सिर्फ किसके लिए? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए ही किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? चूंकि ये जो 10 लाख है, अब हम P&L के 2 टुकड़े कर देंगे। एक तो हो गया 10 लाख, एक हो गया 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ये जो 5 लाख रुपीज़ है ये हो गया रेवेन्यू रिजर्व, और ये जो 10 लाख रुपए है ये हो गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब ये अब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ आएगा, जबकि ये जो रेवेन्यू रिजर्व है इसको हम डिविडेंड बांटने में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो 5 लाख रुपए है इसको हम डिविडेंड बांटने में भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि अभी जो 10 लाख रुपए ये लॉक किसके लिए हो गए? ये सिर्फ रिडम्पशन के लिए लॉक हो गए। तो हम ये जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट है ये किसके लिए? ये रिडम्पशन के लिए ही यूज़ होगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आ रही है आपको बात समझ में? वैसे तो अपन इसको कैपिटल रिजर्व ही बोलेंगे, चूंकि ये जो कैपिटल रिजर्व अपन ने बनाया किस लिए है? ये जो 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, सिर्फ रिडम्पशन ही इस 10 लाख रुपए का उद्देश्य है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो ये जो P&L अकाउंट है इससे हम 10 लाख रुपए अर्थात प्रेफरेंस शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है उसके बराबर की राशि हम CRR में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो CRR है ना वो बहुत ही एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसका यूज़ सिर्फ बोनस शेयर इशू करने में किया जाता है। चूँकि अब हमने P&L अकाउंट से CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, अब CRR अकाउंट सिर्फ बोनस शेयर इशू करने में यूज़ होगा। तो बोनस शेयर इशू करेंगे तो वापस कंपनी की शेयर कैपिटल क्या है? जो 20 लाख रुपए थी रिडम्पशन के बाद, रिडम्पशन हो गया था, उसके बाद जो 20 लाख रुपए थी, जब हम वापस बोनस शेयर इशू करेंगे तो वो 10 लाख रुपए से बढ़कर वापस 30 लाख रुपए
कंपनी की इक्विटी शेयर्स हो जाएगी। तो टोटल शेयर कैपिटल वापस 30 लाख रुपए हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो हमारी टोटल कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए। हमको टोटल कैपिटल उतनी ही मेंटेन करनी है जितनी रिडम्पशन से पहले थी। उसके दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है, या तो आप नए इक्विटी शेयर इशू करके इसको उतना ही कर दो, या फिर दूसरा है जो आपके पास रिजर्व बचा हुआ है P&L अकाउंट, उससे आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दो। फिर उस CRR का यूज़, इसको CRR भी बोलते हैं शॉर्ट में, फिर उस CRR का यूज़ इन फ्यूचर बोनस शेयर इशू करने में होगा। तो फिर वो जो बोनस शेयर इशू होंगे तो वापस कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है वो उतनी ही बन जाएगी। तो इससे क्रेडिटर्स को कोई भी घाटा नहीं होगा। तो क्रेडिटर्स फिर अब परमिशन दे भी देंगे रिडम्पशन करने के लिए। आपको आ रही है बात समझ में? तो आप एक बार ये मैं पोज करके उतार लीजिएगा, मैं इसको मिटान रहा हूँ ताकि अपन आगे समझ सके। तो आइए आप मेरे साथ कुछ नोटिंग करें। पहला पॉइंट, आप इनको नोट करते जाइए। अमाउंट सो यूटिलाइज्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व should be transferred to CRR अकाउंट, अर्थात कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इफ एनी, अगर हो तो
कैन बी प्रोवाइड out of security premium account or and free reserve. तो अब मैं समरी बना रहा हूँ उसकी। प्रीमियम ऑन redemption is equals to security premium account plus free reserve account. आप एक बार ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर समझते हैं इसको। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि नो सच शेयर शेल बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड अप। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है तो उसका रिडम्पशन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब शेयर होल्डर ने ही पूरे पैसे नहीं दिए तो कंपनी उसका रिडम्पशन कैसे कर सकती है। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि रिडम्पशन के लिए प्रेफरेंस शेयर्स का फुली पेड अप होना बहुत ज़रूरी है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सेकंड। प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन अपन को करना है वो मैंने अभी इस स्लाइड से पहले बताया था कि अपन दो तरह से प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। पहला, अपन नए शेयर्स इशू करके, दूसरा अपन फ्री रिजर्व के थ्रू सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। फिर सीआरआर का यूज़ अब किस में होता है? सीआरआर का यूज़ होता है बोनस शेयर इशू करने में। तो फिर वापस वो जो कैपिटल होती है वो उतनी ही आ जाती है, जिससे क्रेडिटर्स को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो अब तीसरा पॉइंट पे देखिए कि अमाउंट सो यूटिलाइज फ्रॉम फ्री रिजर्व। अब ये वही पॉइंट आ गया जो मैंने बताया कि फ्री रिजर्व से हम जो अमाउंट यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सीआरआर अकाउंट में, उसके बाद ही हम सीआरआर अकाउंट से बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का हम जो रिडम्पशन प्रीमियम पर अगर कर रहे हैं तो उसके लिए तो वो प्रीमियम का अमाउंट अब हम कहाँ से लें? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन 52 फॉलो करना है, अब ये जो सेक्शन 52 है वो ओल्ड कंपनीज एक्ट का है। तो अगर फिर भी अगर क्वेश्चन ये डायरेक्शन दे दे कि सेक्शन 52 आपको फॉलो करना है तो आपको फिर प्रीमियम, मतलब जो रिडम्पशन पर जो प्रीमियम है वो पे करने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में दे दे कि सेक्शन 133 फॉलो करना है तो फिर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? फिर इस सिचुएशन में आप सिर्फ फ्री रिजर्व का यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो आप अपन को अजम्पशन माननी है कि सेक्शन 133 फॉलो हो रहा है, अर्थात हम प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ फ्री रिजर्व अकाउंट को ही यूज़ करेंगे। आ रही है बात समझ में? आप एक बार ये पूरा नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं। आपको ध्यान होगा जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें जो हमारे पास बैंक बैलेंस था
वो था 5 लाख रुपीस, ठीक है। और हमको जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्शन करना था, प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्शन करना था, जो मतलब टोटल प्रेफरेंस शेयर्स जो थे हमारे पास वो 10 लाख रुपीस के थे, और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे वो थे अपने पास 35 लाख रुपीस। अब जब हमको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्शन करना है तो अब हमको उनको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे तो अब हमको हमारा बैंक अकाउंट चेक करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में देखते हैं कि हमारे पास कितने रुपए हैं। हमारे पास है 5 लाख रुपए, ठीक है। जबकि हमको रिडम्शन कितने का करना है, हमको रिडम्शन करना है 10 लाख रुपए का। अब 5 लाख रुपए कहाँ से लाएं, ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था अब हम उसको सोल्ड कर देंगे। आ रही है आपको बात समझ में? भाई हमको 5 लाख रुपए की और ज़रूरत है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, तो उसके लिए अब हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करें? या तो हम नए इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको आप बेच दो, उससे भी आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो इसलिए अब हम एंट्रीज लिखना स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्रीज। तो पहली एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री आती है जो फ्रेश इशू की। अब हम फ्रेश इशू भी तो करना है हमको, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो गई न्यू शेयर्स इशू की। ये एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट सोल्ड की। तीसरी एंट्री अब हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको ड्यू करने की। तो आइए करते हैं। याद रखिए मैं है ना ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ फुल फॉर्म ही यूज़ करनी है। प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स अकाउंट। आइए अभी एक बार वापस ये एंट्री समझते हैं। मैंने आपको पहली एंट्री समझाई दी कि हमको इन्वेस्टमेंट क्यों सोल्ड करना होता है, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी रहती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करने के लिए। तो इसलिए हमको जो पैसों का जो बंदोबस्त करना है उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। सेकंड एंट्री है, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि कंपनी ने फ्रेश इशू करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडम्शन किया है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है, तो उसके लिए फिर हमको फ्रेश इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। तो फ्रेश इशू की एंट्री होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा अब हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे जो ड्यू हुआ है उनका, उसकी एंट्री। तो इसकी एंट्री बनती है इतने % प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। आप याद कीजिए कि जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे तो उस टाइम एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बैंक 2% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इशू करते टाइम जो कंपनी के पास शेयर कैपिटल आई थी वो कंपनी की लायबिलिटी थी, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया था। चूंकि अब हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, अर्थात ये लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो इसको हमने अब क्या कर दिया, डेबिट। तो क्रेडिट से डेबिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आ रही है आपको बात समझ में? हालांकि ये एंट्री पे मैं क्रॉस कर नहीं सकता, आप समझ जाइए। दूसरी बात, अब ये इतने % प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड हो गया। अब हम नया अकाउंट खुल चुका है जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक किसी इंसान के मतलब
पीपल के अकाउंट्स होते हैं। चूँकि अब हमने इसको क्रेडिट किया, अर्थात ये हमारा क्रेडिटर है, अर्थात हमको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको पेमेंट करना है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। सेकंड है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। अब इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि प्रीमियम देना कंपनी के लिए खर्चा है, और जैसा कि आप जानते हैं खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो इस प्रकार ये पूरी एंट्री का लॉजिक क्लियर होता है। तो एक बार आप उतार लीजिए। अब हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की एंट्री। अब आप याद कीजिए जो मैंने थर्ड एंट्री करवाई थी यहाँ पे, उसमें हमने टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट लिखा था, अर्थात प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने क्रेडिट किया था क्योंकि उस टाइम वो हमारी लायबिलिटी थी। अब हम हमारी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो जो क्रेडिट हुआ उसको हम डेबिट कर देंगे। इससे क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट हमने जो खोला था क्रेडिट करके, अब उसको हमने डेबिट कर दिया, तो वो अकाउंट भी अब क्लोज हो गया। ठीक है, तो अभी ये काई की एंट्री की हमने, अभी ये की पेमेंट की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आएगी ये एंट्री है सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने की। नेक्स्ट एंट्री करते हैं अपन। जो हमने प्रेफरेंस शेयर, अब आइए देखते हैं, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए पोस्ट करके। आई होप अब आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम ये एंट्री समझते हैं बची हुई। पेमेंट की मैंने आपको समझाई दी। नेक्स्ट आती है ये जो प्रीमियम है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे? जो हमने प्रीमियम का पेमेंट किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडम्पशन के टाइम, अब उसको भी तो हमको, वो जो अकाउंट क्रिएट हुआ था अपना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट जो अपन ने किया था, वो एक अलग ही अकाउंट क्रिएट हो गया था, तो उसको भी तो अपन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आइए उसके लिए क्या करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर सेक्शन 52 फॉलो हो रहा है, सेक्शन 52 अगर फॉलो हो रहा है, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है साफ साफ कि आपको सेक्शन 52 फॉलो करना है, तो आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन मना कर रहा है, या क्वेश्चन साइलेंट है, या क्वेश्चन ने ऐसा कहा है कि सेक्शन 133 फॉलो करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का ही यूज़ करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए। आपको बात समझ में आ रही है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हमने उसको ड्यू किया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू किया था, उस टाइम हमने एंट्री की थी कि परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था, अब आप देखिए हमने यहाँ पर उसको क्रेडिट कर दिया है।
तो वो जो डेबिट से ये क्रेडिट क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो ठीक है, ये अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज, ख़त्म हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री है अपनी, जो अपन ने फ्री रिजर्व का यूज़ अगर अपन करते हैं, क्वेश्चन जो भी अपन को डायरेक्शन देता है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, फ्री रिजर्व को CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि CRR का ही यूज़ बोनस शेयर इशू करने में किया जा सकता है। वैसे और भी रिजर्व है, लेकिन जो CRR अकाउंट स्पेसिफिकली जो बनता है वो सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए ही बनता है। तो हम फ्री रिजर्व से CRR में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर CRR से इन फ्यूचर या जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहे तो CRR अकाउंट का यूज़ करके बोनस शेयर इशू कर सकती है। फिर इससे वापस कंपनी की कैपिटल उतनी ही हो जाएगी जितनी रिडम्पशन से पहले थी। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे एक छोटा सा फेवर चाहूँगा, एक छोटा भाई होने के नाते आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट भी छोड़िए। ओके, थैंक यू।